फ्रांसीसी क्रांति ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? गिलोटीन, विद्रोह और एक ऐसी उथल-पुथल जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये सिर्फ हिंसा और खून खराबे की कहानी नहीं है। ये एक दशक तक चला एक ऐसा दौर था जिसने फ्रांस का नक्शा ही बदल दिया और इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तीसरा एस्टेट क्या है? सब कुछ। 1789 में आबीसीएस के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, एक चिंगारी थे। उन्होंने उस सच को सामने ला दिया था जिसे हर कोई महसूस तो कर रहा था, पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी कि फ्रांस की ज्यादातर आबादी यानी आम लोग, जिन्हें कुछ नहीं समझा जाता था, असल में वही सब कुछ थे। और यही वो विरोधाभास था जो पूरे देश को तोड़ने वाला था। चलिए जरा 1780 के दशक के फ्रांस में चलते हैं। बाहर से देखने में तो ये यूरोप का कल्चरल सेंटर था, एक आलीशान राजशाही। लेकिन इस चमक दमक के नीचे, जिसे एंशिएंट रजीम कहते थे, वो पुरानी व्यवस्था अंदर ही अंदर खोखली हो रही थी। ये एक ऐसी इमारत की तरह थी जो बस अपने ही बोझ से गिरने को तैयार थी। कोई एक वजह नहीं थी कि फ्रांस टूट रहा था। ये तो जैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ देश कर्ज में डूबा हुआ था, अमेरिकी क्रांति जैसे महंगे युद्धों पर पैसा लुटाकर, ऊपर से फसलें बर्बाद होने से लोग भूखे मर रहे थे, और टैक्स का बोझ वो लगभग पूरा का पूरा उन लोगों पर था जो पहले से ही सबसे गरीब थे। अब इसी में एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास की बढ़ती हसरतों और आज़ादी के नए क्रांतिकारी विचारों को भी जोड़ दीजिए, बस तबाही का पूरा सामान तैयार था। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह देती है ना? ये सिर्फ एक कार्टून नहीं है, ये एक चीख है, एक गुस्सा है। मतलब आप उस तीसरे एस्टेट वाले आदमी की पीठ का तनाव महसूस कर सकते हैं, जो पादरी और कुलीन वर्ग के बोझ तले दबा जा रहा है। ये उस पूरी नाइंसाफी का एक जीता जागता सबूत था कि लाखों लोग बस मुट्ठी भर लोगों का पेट भरने के लिए पिस रहे थे। कुछ तो बदलना ही था। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तो किंग लुई 16वें ने एक ऐसा कदम उठाया जो पिछले 175 सालों में नहीं उठाया गया था। उसने स्टेट्स जनरल बुलाई, जो तीनों स्टेट्स की एक तरह की पुरानी संसद थी। उसे उम्मीद थी कि कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसे मिली क्रांति। अनजाने में ही सही, उसने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे फिर कोई बंद नहीं कर सका। 1789 में जो कुछ हुआ उसकी रफ्तार देखकर आज भी हैरानी होती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था जिसने सदियों पुरानी व्यवस्था को पल भर में गिरा दिया। मई में एस्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है। जून तक तीसरा एस्टेट पूरा खेल ही पलट देता है, खुद को नेशनल असेंबली घोषित करता है और संविधान बनाने की कसम खाता है। जुलाई में पेरिस की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ता है और भीड़ बैस्टिल के किले पर धावा बोल देती है। और अगस्त तक वो मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ इतिहास को एक नई शक्ल दे देते हैं। बस कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल चुका था। ये सिर्फ कुछ कानून बदलना नहीं था, ये तो सदियों से चली आ रही एक पूरी दुनिया को ही मिटा देना था। एक ही झटके में अगस्त के फरमानों ने सामंतवाद की पूरी नींव हिलाकर रख दी। अब कोई खास अधिकार नहीं, कानून के सामने सब बराबर। ये एक सामाजिक भूकंप था जिसने सदियों की परंपरा को एक झटके में खत्म कर दिया। लेकिन उम्मीद और आदर्शों की इस पहली लहर के बाद क्रांति एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही स्याह मोड़ लेने वाली थी। फ्रांस जल्द ही पूरे यूरोप से जंग में उलझ गया और देश के अंदर दुश्मनों का डर, चाहे वो असली हो या मनगढ़ंत, पूरे देश पर हावी होने वाला था, जो उसे एक और भी ज्यादा कट्टर और खूनी रास्ते पर ले गया। असली टर्निंग पॉइंट आया 1791 में, जब किंग लुई 16वें ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की। ये सबसे बड़ा धोखा था। इस घटना के बाद राजशाही पर किसी को भरोसा नहीं रहा और सितंबर 1792 तक खेल खत्म हो चुका था। राजशाही को खत्म कर दिया गया और पहले फ्रांसीसी गणराज्य का जन्म हुआ। ये स्लाइड क्रांति के ऊंचे आदर्शों और उसकी क्रूर हकीकत के बीच का फासला साफ दिखाती है। एक तरफ 1789 की घोषणा कहती है कि इंसान आज़ाद पैदा होता है और उसके अधिकार बराबर हैं, और दूसरी तरफ 1793 का संदिग्धों का कानून, जो कहता था कि आज़ादी का दुश्मन होने के शक पर किसी को भी गिरफ्तार कर लो। इसी कानून ने आतंक के शासन की शुरुआत। 16,600 ये वो सरकारी आंकड़ा है उन लोगों का जिन्हें आतंक के राज में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल संख्या कहीं ज्यादा थी। हजारों लोग भीड़ का शिकार हुए या बिना मुकदमे के जेलों में सड़कर मर गए। ये वो वक्त था जब क्रांति आज़ादी के नाम पर अपने ही बच्चों को खाने लगी थी। आतंक की एक अजीब सी फितरत होती है, इसे हमेशा नए दुश्मन चाहिए होते हैं, और बहुत जल्द इसने अपना रुख
अंदर की तरफ कर लिया। क्रांति के वही नेता जिन्होंने मिलकर पुरानी व्यवस्था को गिराया था, अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे थे। हर कोई दूसरे को गिलोटिन का अगला उम्मीदवार समझने लगा था। जरा उस सीन को सोचिए। आतंक का सबसे बड़ा चेहरा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बोलने के लिए खड़ा है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और तभी भीड़ से कोई चिल्लाता है, दांतों का खून उसका गला घोंट रहा है। वही दांतों जो कभी उसका दोस्त था, जिसे कुछ हफ्ते पहले ही रोबेस्पियर ने मौत के घाट उतरवा दिया था। ये वो पल था जब आतंक का पहिया घूमकर वापस उसी पर आ गया था। और अंत बहुत तेजी से आया। अप्रैल में रोबेस्पियर ने दांतों को मरवा दिया। जून आते आते ग्रेट टेरर शुरू हो गया। गिलोटिन अब और भी तेजी से चल रहा था। लेकिन डर एक दो-धारी तलवार है। 27 जुलाई को कन्वेंशन के लोगों को लगा कि अगला नंबर उनका है, तो उन्होंने पलटवार किया और रोबेस्पियर को ही गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन आतंक का सबसे बड़ा प्रतीक खुद आतंक का शिकार हो गया। आतंक के बाद फ्रांस पूरी तरह से थक चुका था, लहूलुहान था। अराजकता के बाद बची थी तो सिर्फ एक कमजोर, भ्रष्ट सरकार, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। अब लोगों को आज़ादी या बराबरी की नहीं पड़ी थी। उन्हें बस शांति चाहिए थी, एक व्यवस्था चाहिए थी, इस खून खराबे का अंत चाहिए था। तो माहौल एक तख्ता पलट के लिए बिल्कुल तैयार था। सोचिए, एक ऐसा देश जो सालों के विद्रोह और हिंसा से तंग आ चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और सरकार इतनी कमजोर है कि कोई उसकी इज्जत नहीं करता। ऐसे में असली ताकत किसके पास बची? सेना के पास। बस एक महत्वाकांक्षी जनरल का इंतजार था जो आके कमान संभाल। और वो जनरल थे नेपोलियन बोनापार्ट। 9 नवंबर 1799 को इस नौजवान, करिश्माई और बेहद शातिर जनरल ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। विडंबना देखिए, एक क्रांति जो एक राजा की तानाशाही खत्म करने के लिए शुरू हुई थी, उसका अंत एक ऐसे आदमी के हाथ में हुआ जो बहुत जल्द खुद को सम्राट घोषित करने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि जो क्रांति एक राजा को हटाने से शुरू हुई और एक सम्राट पर खत्म हुई, उसने आखिर हासिल क्या किया? आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के उन ऊंचे आदर्शों की विरासत आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है।